नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। डियर फ्रेंड्स, आज 12 दिसंबर 2020 है, दिन है सैटरडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। हम फैक्ट्री आउटपुट के बारे में बात करेंगे, आईआईटी जॉब्स, इंडिया उज़्बेकिस्तान वर्चुअल समिट, सैमसंग है आज हमारे टेबल के ऊपर, फिर ग्लोबल कंपनीज जो फेसबुक एक्सेट्रा, इनके ऊपर बड़ा फाइन भी लग सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको 40 टेस्ट्स मिलेगी। 14 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट testiq.in पर से मिल जाएगी। फैक्ट्री आउटपुट के बारे में बात करें तो लेटेस्ट डेटा ये आया है कि इंडिया का जो फैक्ट्री आउटपुट है ये एक्सपांड हुआ है। ये दूसरा ऐसा महीना है जिसमें ये एक्सपांशन हुआ है। तो अक्टूबर में भी फैक्ट्री आउटपुट एक्सपांड रहा। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैंक की लैंग्वेज होती है उसमें कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है कि अगर आप माइनस में हैं तो कहते हैं कि आपका अकाउंट रेड में है, और अगर आप प्लस में हैं तो कहते हैं कि आपका अकाउंट ब्लू में है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें पॉजिटिव रही है उसको मैंने ब्लू कलर दिया है। तो IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 3.6% एक्सपांड हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट अक्टूबर। फेस्टिव सीजन, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। फरवरी 2020 में IIP जो है ये 5.2% से एक्सपांड हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि 25 मार्च से लेकर 1 जून को अनलॉक की शुरुआत हुई। लेकिन ये 2 महीने और 1 वीक जो है ये लॉकडाउन रहा था। उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। सितंबर में अगर हम बात करें तो फैक्ट्री आउटपुट जो है ये 0.48% से ब्लू में रहा, यानी कि एक्सपांड हुआ। और ICRA का कहना यह है कि IIP जो है ये नवंबर में फिर से रेड में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो दोनों एक्सपांड हुई। मैन्युफैक्चरिंग 3.5% से, इलेक्ट्रिसिटी 11.2% से। बाकी माइनिंग जो है ये -1.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई। दूसरे जो 22 मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर्स हैं, जिसमें बिवरेजेस, फर्नीचर, अप्रैल यानी कि कपड़े, ये सारे सेक्टर्स को देखें तो उसमें हमें एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है अक्टूबर में। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो अर्बन एरिया में प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है उसको नापने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखा जाता है। तो ये 17.6% से एक्सपांड हुआ, जो काफ़ी अच्छी बात है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं उसने भी 7.5% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। लास्ट ईयर दोनों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कॉन्ट्रैक्शन में रहे। कैपिटल गुड्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं। अगर कैपिटल गुड ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अक्टूबर में कैपिटल गुड्स भी 3.3% से एक्सपांड हुए, यानी कि ग्रोथ हुआ इसका, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ है। अप्रैल से अक्टूबर का पीरियड जो है उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो श्रैंक हुआ बाय 17.5% बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और उसकी इफेक्ट। और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो इंडिया GDP कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.5%, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात की थी। और फर्स्ट क्वार्टर रहा उसमें तो 23.9% से हमारी GDP जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में रही। मैन्युफैक्चरिंग PMI को देखें तो अक्टूबर में ये काफ़ी अच्छा रहा, राइट, 58.9%। तो पिछले 12 सालों में सबसे बड़ा एक्सपांशन हमें मैन्युफैक्चरिंग में अक्टूबर 2020 में देखने को मिलता है। नवंबर में ये 56.3 रहा। तो अक्टूबर में 58.9 था और नवंबर में 56.3, यानी कि नवंबर में ये थोड़ा स्लो हुआ है। पैसेंजर व्हीकल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि नवंबर के आंकड़े जो हैं वो नेगेटिव में हो सकते हैं, और अगर 2-3 महीने ऐसे ही एक्सपांशन रहा, सारी चीज़ें ब्लू में रही, तो चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। अगर आज की डिस्कशन, आज का लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विथ अदर स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। IIT जॉब्स के बारे में बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि IIT के ग्रेजुएट्स की जो प्लेसमेंट हुई है
तो दुनिया में ग्लोबल कंपनीज जो उनको सैलरीज ऑफर कर रही थी या फिर लास्ट ईयर जो सैलरीज ऑफर हुई थी उससे 30 से 35% ज़्यादा सैलरी उनको यहाँ पर ही हमारे देश में ही ऑफर हुई है। आईआईटी मद्रास, रूरकी, गुवाहाटी, तो ये सारे जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल जो ऑफ़र्स हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स उनको यहाँ पर मिली हैं। हमारे देश में ही उनको काम करना है और वो भी वर्क फ्रॉम होम रोल्स। माइक्रोसॉफ्ट और उबेर ने तो कोई नई ओपनिंग नहीं की, यानी कि नई जॉब्स उन्होंने कैंपस में ऑफ़र नहीं की है, लेकिन MTX ग्रुप है, क्वांट बॉक्स रिसर्च, ग्रेविटॉन, तो ये सारी कंपनीज ने 70 से लेकर 80 लाख रुपीस का पैकेज, यानी कि एक साल की सैलरी आपकी 70 से 80 लाख रुपीस की, ग्रेजुएट्स की सैलरी, आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपको इतनी सैलरी मिलती है, दैट मीन्स कि आगे चलकर आपका करियर जो है वो करोड़ों में होगा। और लास्ट ईयर जो है 45 से 62 लाख की ऑफर्स थी, इस साल 70 टू 80 लाख रुपीज़। इसमें आईआईटी रुड़की में टॉप जॉब जिसको मिली है उनको 80 लाख रुपीज़ ऑफर किए गए हैं। लास्ट ईयर टॉप जॉब को 62.28 लाख रुपीज़ ऑफर किया गया था। गुवाहाटी में 70 लाख रुपीज़। और दूसरा जो टॉपिक है वो है इंडिया उज़्बेकिस्तान वर्चुअल समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकात मिर्ज़ियोयेव के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई और इस वर्चुअल समिट में दोनों देशों ने यह तय किया है कि दोनों देश अपनी जो काउंटर टेरर पार्टनरशिप है उसको एक्सपांड करेंगे। दोनों देशों ने क्लियरली ये कहा है कि वे सारी टेरिटरीज़, वे सारे देश जहाँ पर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके खिलाफ हर एक देश को मिलकर फाइट करनी चाहिए। उज़्बेकिस्तान देश जो हैं वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं, दिस इज सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के थोड़े ऊपर हम जाएँ तो हमें तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसका कैपिटल है ताशकंद, फिर तुर्कमेनिस्तान। ताशकंद में हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका निधन हुआ था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का निधन हुआ था ताशकंद में। तो बताइए वो जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फिर किर्गिस्तान है, देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान। तो ये देश जो हैं ये सारे देश सेंट्रल एशिया के देश हैं। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर सी है जिसका नाम है अरल सी। अरल सी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी जो है जो बहकर इस सी में पानी ऐड होता था, तो ये नदियों पर डैम और इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये अरल सी जो है वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि छोटा होता जा रहा है। फिर यहाँ पर है कैस्पियन सी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोनों नेताओं के बीच में बात हुई वो है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। मेरे द हिंदू लेक्चर्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते आए हैं तो आपको INSTC के बारे में डियर फ्रेंड्स पता ही है। मैंने कई बार इस टॉपिक को, एक लंबा टाइम हो गया है लेकिन मैंने इस टॉपिक को कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। आपको पता है चाबहार पोर्ट जो हम ईरान में डेवलप कर रहे हैं, दिस इज़ ईरान हियर, और ईरान के नीचे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के नेक्स्ट, पाकिस्तान में जैसे चाइना ने एक ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, इसी प्रकार से ईरान में भारत ने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। तो प्लान ये है कि हम मुंबई को मॉस्को, ये है मॉस्को, दिस इज़ मुंबई हियर, तो मुंबई और मॉस्को को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। वैसे कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में, लेकिन जो पुराना रूट है ये काफ़ी एक लंबा रूट है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लेट मी शो यू। तो यहाँ से आप अरेबियन सी, फिर दिस पोर्शन हियर राइट, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंदेब, फिर रेड सी होकर सुएज कैनाल, मेडिटरेनियन सी, फिर यहाँ से पूरा क्रॉस करके जिब्राल्टर, और फिर यहाँ से इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, और उसके बाद यहाँ पर होते हुए ये कनेक्शन होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड, ये जो ब्लू लाइन है ये एक स्टैंडर्ड कार्गो रूट है। ये एक बहुत ही लंबा रूट है, बहुत ही एक्सपेंसिव भी है क्योंकि ज़्यादा वक्त लगता है और ज़्यादा फ्यूल चाहिए आपको। तो एक शॉर्टकट बनाने की बात है INSTC। तो यहाँ पर आप इंडिया को ईरान, अज़रबैजान और बाकी के जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उनके माध्यम से रशिया में कनेक्टिविटी करने का ये जो INSTC है 7200 किलोमीटर मल्टी मोड शिप, रेल और रोड फ्रेट रूट है।
उसको मजबूत करने के बारे में भी दोनों देशों ने बात की है। और दोनों नेताओं ने टेररिज्म के हर फॉर्म, राइट, अपने सभी प्रकारों में, सभी मैनिफेस्टेशन में टेररिज्म की निंदा की है। फिर बात करते हैं सैमसंग एग्जिट चाइना के बारे में। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए। सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, एज वी ऑल नो, आई एम श्योर आप सब सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे। तो सैमसंग जो है वो भारत में 4,825 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और अपना मोबाइल और आईटी डिस्प्ले प्रोडक्शन यूनिट चाइना से निकालकर, चाइना एग्जिट करके नोएडा में एक नया प्लांट सेटअप करने वाला है। तो भारत के लिए अच्छी बात है। भारत अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड करना चाहते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना के कॉस्ट पर, यानी कि चाइना को नुकसान हो, ऑफिशियली हम नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सारे देश हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना में अपना प्रोडक्शन छोड़कर ऐसे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में शिफ्ट होना चाहती है। तो इतनी बड़ी कंपनी सैमसंग का ये जो डिसीजन है, तो आई एम श्योर दूसरी कंपनीज भी सैमसंग को फॉलो करेगी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कैबिनेट है उसने फ्राइडे को एक अप्रूवल दे दिया है सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को, और लगभग 510 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे मिलेगी। इससे बहुत ज़्यादा जॉब्स जो इनडायरेक्ट जॉब्स भी काफ़ी जनरेट होगी। सैमसंग दुनिया की लगभग 70% जितनी टोटल डिस्प्लेज, जिसमें टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, वॉचेस एक्सेट्रा, ये बनाता है। और इनके प्लांट्स साउथ कोरिया, वियतनाम और चाइना में थे, लेकिन अब चाइना का प्लांट ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में ये डिस्प्ले बनाएंगे। और 2018 में ऑलरेडी सैमसंग ने एक बहुत बड़ा मोबाइल का, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो नोएडा में प्रधानमंत्री साहब ने इनॉग्यूरेट, इसका उद्घाटन किया था। उस टाइम पर सैमसंग ने कहा था कि हम 4915 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। सैमसंग और एप्पल के जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, तो इन्होंने भी एक अप्रूवल ले लिया है कि वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। अगर ये कंपनीज जो हैं वो 15,000 रुपये के मोबाइल को, 15,000 रुपये तक के मोबाइल को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी, तो उनको ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। सैमसंग ने $40 बिलियन इतने वर्थ के हैंडसेट्स को यहाँ पर बनाने की बात जो है एक प्लान बनाया है। और दिसंबर 2020 में टीवी का प्रोडक्शन भी चेन्नई में सैमसंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सैमसंग रहा है। $2.7 बिलियन के गुड्स को उन्होंने एक्सपोर्ट किया और आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन का उनका ये टारगेट है। यूपी गवर्नमेंट ने उनको स्टैंप ड्यूटी में माफ़ी दी है और 250 करोड़ रुपीस जो है वो फाइनेंशियल प्रोविजन के तौर पर रखे गए हैं। 5 सालों तक इनका इस्तेमाल जो है वो धीरे धीरे करके किया जाएगा। और 460 करोड़ रुपीस के बेनिफिट उनको मिलेंगे स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसको कहते हैं स्पेक्स। लास्ट टॉपिक है न्यू रूल्स फॉर सोशल मीडिया। यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स ने ये बताया है कि अगर ये जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक हैं, फिर दूसरी ऐसी बड़ी कंपनीज जायंट्स जो हैं, अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर जो टेरर प्रोपोगेंडा है, इलीगल पोस्ट है, उनको हटाएंगे नहीं, तो उनका जो दुनिया भर में जो टोटल रेवेन्यू है उसका 6% जितना फाइन उनको पे करना पड़ सकता है। दुनिया के अलग अलग देशों ने सोशल मीडिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल फेसबुक की बात करें तो यूएसए ने एक एंटी ट्रस्ट का केस, मुकदमा जो है उसको चलाया है फेसबुक के सामने। वेंसडे से ये खबर है और आज मेरे कलीग अंकित अग्रवाल साहब ने भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया है। सैमसंग ने फेसबुक ने जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, तो इससे कंपटीशन, एंटी कंपटीशन या फिर एक मोनोपोली का माहौल पैदा हुआ है। तो इसको लेकर एक केस फाइल हुआ है और 15 दिसंबर को यूरोपियन कमीशन भी इन कंपनीज के ऊपर एक फोर्स करेगा कि अगर आपने ये इलीगल कंटेंट को नहीं हटाया तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, लेकिन डेफिनेटली इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है।
अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है 14 दिसंबर तक। इसके ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई की ऑफर चल रही है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। मैंने आपको जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। I'll see you soon on Monday now. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.